Hello students. In today's class, we will discuss about counseling. काउंसलिंग या परामर्श क्या होता है, इसके बारे में हम छोटा सा ये लेक्चर लेने जा रहे हैं। आशा है कि बहुत ही अच्छा आपको ये समझ में आने वाला है और एग्जाम में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं और स्टेप्स क्या हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं काउंसलिंग है क्या। काउंसलिंग या परामर्श एक प्रकार की चिकित्सकीय सहायता प्रणाली है या प्रक्रिया है जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देती है किसी भी एक व्यक्ति के लिए। परामर्श एक पेशेवर गोपनीय बातचीत चिकित्सा है या टॉकिंग थेरेपी है जिसे किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए इसे डिजाइन या तैयार किया गया है। अगर हम देखें कि जो डेफिनेशन या परिभाषा है काउंसलिंग की वो क्या होगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ओके, राइट द डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, तो हम उसमें क्या लिखेंगे। तो उसमें लिखेंगे कि परामर्श या काउंसलिंग एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें एक प्रशिक्षित पेशेवर, जिसे हम काउंसलर कहते हैं या परामर्शदाता कहते हैं, वे किसी व्यक्ति या समूह को विभिन्न व्यक्तिगत मुद्दों का पता लगाने और उनका प्रबंधन करने में मदद करता है। तो जस्ट ये समझते हैं कि ये एक बातचीत है जिससे किसी भी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रैक्टिकली भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ काउंसलिंग इन नर्सिंग। काउंसलिंग के कौन कौन से एरियाज हैं नर्सिंग में जो यूज किए जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर काउंसलिंग की जा सकती है, जैसे व्यसन या किसी जो ड्रग एब्यूज़ है उसके बारे में काउंसलिंग हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी है, चिंताएं हैं, उस पर काउंसलिंग हो सकती है। किसी प्रकार का लॉस और जो ग्रीफ है, दुख है, उसके ऊपर काउंसलिंग हो सकती है। डिप्रेशन या अवसाद में काउंसलिंग हो सकती है। कोई ट्रॉमा हो उस पर काउंसलिंग हो सकती है। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी कई बार काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। कई बार जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग, कोई जो गंभीर बीमारी है उसके बारे में, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाना भी इसमें शामिल होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग की यदि हम बात करें, ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या होगा कि सबसे पहले तो ये कि कोई भी व्यक्ति का जो आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ने और स्वस्थ तथा अधिक प्रोडक्टिव जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित इसमें किया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग का हो सकता है कि ये तनाव, चिंता और कठिन जीवन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी काउंसलिंग का उपयोग किया जा सकता है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि यह बेहतर जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप करने, उसकी सीमाएं निर्धारित करने और दूसरों के साथ विवादों को सुलझाने के लिए भी काउंसलिंग का उपयोग किया जा सकता है। कई बार काउंसलिंग स्वयं की भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को समझने और स्वयं को स्वीकार करने में भी मदद करता है। काउंसलिंग क्लाइंट को अपने जीवन पर नियंत्रण करने, सोच समझकर निर्णय लेने या डिसीजन मेकिंग और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। इसी प्रकार काउंसलिंग स्वस्थ तरीके से भावनाओं को पहचानने, समझने और व्यक्त करने की क्षमता को भी विकसित करने में सहायक होता है। इसके अलावा जो काउंसलिंग है ये विशेष चुनौतियों से पार पाने और जीवन के बदलावों से निपटने के लिए कौशल बढ़ाने में भी सहायक होता है। और फाइनली यह व्यक्ति की क्षमता को साकार करने, आत्म साक्षात्कार को बढ़ावा देने में मदद करता है। डियर फ्रेंड्स, कई बार जो एग्जाम में अलग एक क्वेश्चन आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। ऐसे कौन से बेसिक सिद्धांत हैं जिनके ऊपर काउंसलिंग की जाती है। तो प्रिंसिपल्स में बहुत सारी हेडिंग्स के अंतर्गत हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले है एक्सेप्टेंस, अर्थात जो भी क्लाइंट हैं उनकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो भी कंडीशंस हैं उनको बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्रेजुडिस के एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी
जो पर्सनल जो भी बातें हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हमेशा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इससे एक ट्रस्ट डेवलप होगा और जो आपका काउंसलिंग सेशन है, प्रोसेस है, वो अच्छी तरह से पूरा हो। इसके अलावा एम्पैथी, जिसे हम समानुभूति कहते हैं, सिंपैथी नहीं। सिंपैथी मतलब स्वानुभूति, या एम्पैथी मतलब समानुभूति। क्लाइंट के साथ बात करते समय एम्पैथी बहुत जरूरी है, अर्थात अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचना कि अगर मैं इस कंडीशन में होता तो क्या फील कर रहा होता, उसे हम एम्पैथी कहते हैं। इसी प्रकार जो आपका एटीट्यूड है काउंसलर का, वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए, अर्थात गैर निर्णयात्मक होना चाहिए। आप अपने आप किसी तरीके निर्णय पर ना पहुंचे। जो भी क्लाइंट के जो व्यवहार है और भावनाएं हैं उनके बारे में किसी प्रकार की आलोचना वगैरह अपने पूर्वाग्रह के बेस पर नहीं करनी चाहिए, और कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद अगला प्रिंसिपल आता है इंडिविजुअलिटी, अर्थात व्यक्तिगतता। प्रत्येक जो क्लाइंट है वो एक यूनिक है, उसके विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उनका काउंसलिंग या ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन। कोई भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे उससे बातचीत करते हैं, समझ को बढ़ावा देने के लिए एक स्किल्ड जो कम्युनिकेशन है वो जरूरी है। स्पष्ट वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप का कम्युनिकेशन आपको काउंसलिंग में यूज करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है ऑटोनॉमी, अर्थात एक स्वायत्तता देना। ग्राहक या जो क्लाइंट है उसे अपने निर्णय लेने के लिए एक ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। उसके ऊपर अपना निर्णय काउंसलर को थोपना नहीं चाहिए। जो भी वो अ, उसको जस्ट एक ऑप्शंस आप दें, जो वो ठीक उसको लगेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसी प्रकार आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो नॉन इमोशनल होना चाहिए, अर्थात भावनात्मक रूप से आप किसी के साथ ना जुड़े। एक प्रकार का प्रोफेशनल रिलेशन आपका क्लाइंट के साथ होना चाहिए। तटस्थता रखें, उसकी भावनाओं में बह ना जाए। इसके अलावा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है पर्पजफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, यानी जो भी फीलिंग्स हैं उनका जो एक्सप्रेशन है उसको होने दिया जाए, यानी क्लाइंट अपनी एक्सप्रेशंस कर सके, ऐसा एक एनवायरनमेंट आपको तैयार करना है। ठीक है, कोई भी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें ज़रूरी है कि इस प्रकार का एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए कि जो क्लाइंट है वो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सके। इसी प्रकार एक कल्चरल अवेयरनेस भी हो, यानी सांस्कृतिक जागरूकता। जो क्लाइंट है उसकी जो भी कल्चर है उसको आप एक्सेप्ट करें और उसको रेस्पेक्ट करें। अब आती है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। कितने प्रकार की काउंसलिंग होती है, एक क्वेश्चन अलग से एग्जाम में आ सकता है। तो 3 टाइप की काउंसलिंग हमारे पास होती हैं। कौन कौन सी? निर्देशात्मक परामर्श या डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग या गैर निर्देशात्मक काउंसलिंग या परामर्श, और तीसरा इलेक्टिव इलेक्टिव काउंसलिंग या विविध परामर्श। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव अर्थात कोई निर्देश देना, और निर्देश कौन देता है? काउंसलर। तो इस प्रकार की जो काउंसलिंग है उसमें जो काउंसलर है वो एक्टिव रोल अदा करता है। निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता केंद्रित परामर्श होता है ये। इस प्रकार के परामर्श में जो परामर्शदाता है वो ग्राहक की समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। परामर्शदाता समस्या का एनालिसिस या विश्लेषण करता है और क्लाइंट को सुझाव या सलाह प्रदान करता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग में मेन जो पॉइंट होते हैं वो क्या है कि एक तो ये एक्टिव है, इसमें परामर्शदाता या काउंसलर है उसका एक्टिव रोल होता है। इसमें समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और फाइनली एक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है कि कैसे क्लाइंट अपनी समस्याओं को सोल्व करे। जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या है कि जो एक्टिव रोल अदा करता है वो क्लाइंट होता है, यानी मेन बातचीत का जो सिलसिला है वो क्लाइंट करता है। जो काउंसलर है वो जस्ट सुनता है, उसको समझने का प्रयास करता है और फिर निर्णय करने में हेल्प करता है क्लाइंट को। गैर निर्देशात्मक परामर्श में जो ग्राहक केंद्रित परामर्श भी इसे हम कहते हैं, या क्लाइंट केंद्रित परामर्श होता है, क्लाइंट सेंटर्ड होता है। इस प्रकार के परामर्श में जो क्लाइंट है उस पे समस्या में चर्चा करने की शुरुआत भी क्लाइंट करता है और उसको आगे भी क्लाइंट बढ़ाता है।
जो परामर्शदाता है वो उसे सुनता है, तो उससे भी बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्योंकि जो दबे हुए पॉइंट्स हैं वो बातचीत से क्लाइंट निकाल देता है, तो उसका एक स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाता है। बातचीत के दौरान जो परामर्शदाता है, काउंसलर है, वो उसे भावनात्मक सहयोग देता है। गैर निर्देशात्मक जो परामर्श है उसमें जो विशेषताएं हैं वो ये है कि एक तो क्लाइंट जो है वो बातचीत का नेतृत्व करता है। दूसरा, परामर्शदाता केवल सहायता सपोर्ट देता है और बातचीत का जो समस्या है उसको समझने का प्रयास करता है। भावनाओं का स्वतंत्र अभिव्यक्ति इसके अंदर होती है, जो क्लाइंट है वो अपना खुलकर अपना एक्सप्रेशंस भावनाओं का करता है। तीसरी टाइप की जो काउंसलिंग है वो है इलेक्टिव काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों काउंसलिंग इसमें यूज होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एक ही प्रकार की काउंसलिंग में कभी डायरेक्टिव टाइप की काउंसलिंग यूज होती है और कभी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो ये जो काउंसलिंग है ये काफ़ी व्यवहारिक मानी जाती है आज के दृष्टिकोण में। अब फाइनली आता है कि जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो क्या है। परामर्श प्रक्रिया में बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्लाइंट के साथ आईपीआर डेवलप करना, दूसरा क्लाइंट की समस्या को असेस करना, तीसरा परामर्श के लक्ष्य निर्धारित करना कि हमें क्या अचीव करना है काउंसलिंग के द्वारा, उसके बाद जो मेन इंटरवेंशन या काउंसलिंग शुरू होती है, और लास्ट में ऐसे मूल्यांकन होता है और टर्मिनेशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। तो इन स्टेप्स को हम एक एक जानने का प्रयास करते हैं कि हम हर स्टेप में क्या करते हैं। जैसे पहला स्टेप आता है एस्टेब्लिशिंग आईपीआर विद द क्लाइंट। यह काउंसलिंग का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण होता है। एक जो काउंसलर है वो विश्वास या ट्रस्ट डेवलप करता है, तालमेल और आरामदायक वातावरण एक एस्टेब्लिश करता है, ताकि जो क्लाइंट है उसके जो पर्सनल इश्यूज हैं, व्यक्तिगत मुद्दे हैं, उनको समझ सकें और जो क्लाइंट है वो उसको साझा करने में समर्थ हो सके। इस चरण के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या हैं कि एक तो सौहार्दपूर्ण अभिवादन, सबसे पहले मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ध्यानपूर्वक सुनना, लिसनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सहानुभूति, समानुभूति और सम्मान दिखाना, गोपनीयता को सुनिश्चित करना। तो इससे एक एनवायरनमेंट सेट हो जाता है जो आगे काउंसलिंग के प्रोसेस में काफ़ी मदद करता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हैं आपके पास आते हैं पढ़ाई के लिए तनाव का महसूस करते हुए, उस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए काउंसलर के पास जाते हैं, तो काउंसलर सबसे पहले ग्रीट करता है, वेलकम करता है उस स्टूडेंट का, ध्यान से उसकी सारी बातें सुनता है और उसे आश्वस्त करता है कि जो भी समस्याएं हैं उसको हम समाधान करके रहेंगे और हमारी जो बातचीत है वो गोपनीय रहेगी। ये ट्रस्ट बिल्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे जो छात्र है वो बहुत ही सहज महसूस करता है और खुलकर अपनी बातें बताता है। सेकंड जो स्टेप आता है काउंसलिंग में वो होता है असेसमेंट, क्लाइंट की प्रॉब्लम का उसे समझना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो परामर्शदाता है वो अलग अलग तरीके अप्लाई करके समस्या को असेस करता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करता है। असेसमेंट के लिए कई हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ओपन एंडेड होने चाहिए, ठीक है, ताकि क्लाइंट को बोलने का एक बोलना ही पड़े उसको, हाँ या ना में जवाब ना दे या सिर हिला के जवाब ना दे। तो इसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू, मनोवैज्ञानिक कुछ परीक्षण हैं, टेस्ट हैं, वो अप्लाई किए जा सकते हैं और उसका व्यवहार कैसा है उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम असेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो छात्र तनावग्रस्त है और वो काउंसलर के पास आया है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछेंगे ओपन एंडेड, जैसे तनाव नॉर्मली कब शुरू होता है, कब आप स्ट्रेस करना फील करना शुरू करते हैं, तो उससे फिर वो बताएगा, है ना। फिर हम ये पूछ सकते हैं कि क्या ये परीक्षा, परिवार या समय के प्रबंधन से संबंधित है, तो फिर वो क्लियर बता पाएगा कि ये परीक्षा वाला है या पारिवारिक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद इन सब बातों के बाद ही परामर्शदाता को पता चलता है कि जो क्लाइंट का मेन स्ट्रेस है वो एग्जाम से संबंधित है, एग्जाम के रिजल्ट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास
काउंसलिंग गोल सेट करना, मतलब क्या हम अचीव करेंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे इस काउंसलिंग जो सत्र है उसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे कि समस्या को समझने के बाद परामर्शदाता और जो क्लाइंट है वो दोनों मिलकर कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ये लक्ष्य ये तो स्पेसिफिक होने चाहिए, पॉइंट वाइज क्या हमें प्राप्त करना है, यथार्थवादी या रियलिस्टिक होनी चाहिए जिसको अचीव किया जा सके, और मेजरेबल और टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लंबा समय हम नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम देख सकते हैं कि जो तनावग्रस्त छात्र हमारे पास आया है उसके लिए क्या लक्ष्य हो सकते हैं। एक लक्ष्य तो वो जो बच्चा है उसके टाइम टेबल एक वो सेट कर सके अपने स्टडी का, परीक्षा का तनाव कम हो, कंसंट्रेशन उसकी स्टडी से संबंधित बढ़े। ये सारे लक्ष्य हम उसके लिए निर्धारित करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप आता है एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस। इस चरण में डिफरेंट टाइप की काउंसलिंग टेक्निक्स का प्रयोग करके क्लाइंट को उसकी समस्या से उभरने में मदद की जाती है। और ये डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? सीबीटी हो सकता है, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, तनाव प्रबंधन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, समस्या समाधान टेक्निक यूज कर सकते हैं, और प्रेरणा और प्रोत्साहन यूज कर सकते हैं, है ना। इन टेक्निक्स के बारे में अलग हम लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट नोट बना सकते हैं इनके बारे में। एग्जाम्पल इसका यदि हम लें तो इस सिस्टम में, इस स्टेप में हम छात्र को सिखाते हैं कि जब अध्ययन हमें करना है तो एक टाइम टेबल कितना जरूरी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है वो उसके साथ डिस्कस करते हुए बना के दिखाएंगे। चिंताओं को कम करने के लिए समय समय पर रेस्ट, व्यायाम, सकारात्मक सोच की तकनीकें, ये सब उसको सिखाएंगे, ताकि मैं असफल हो जाऊंगा ये सोचने की बजाय वो ये मन में उसके आ जाए कि अभ्यास करके मैं अपने मार्क्स में सुधार कर सकता हूँ। इस प्रकार की सोच उसमें डेवलप हो। वैसे ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कई सत्र इसमें लगते हैं। इस फाइनल काउंसलिंग के प्रोसेस में काफ़ी सत्र के बाद ज़्यादातर जो छात्र हैं या जो क्लाइंट हैं वो अपने आप को आत्मविश्वासी मानने लग सकते हैं और व्यवस्थित फील करते हैं। अब फाइनल जो स्टेप आता है वो क्या है? इस काउंसलिंग से का इवेल्युएशन करना कि कितने आप सफल हुए हैं, और फिर टर्मिनेशन, ठीक है। तो इस अंतिम चरण में परामर्शदाता ये जांच करता है कि जो आपके लक्ष्य थे वो प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए। इसके लिए हम समीक्षा करते हैं प्रगति की, सुधारों पे चर्चा कर सकते हैं अगर और आगे सुधार करना चाहते हैं तो, और फाइनली उसको अंतिम सलाह और भविष्य के लिए रणनीतियां बता देते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकते हैं कि जब कई सप्ताह का या काफ़ी समय बाद जब हमारी काउंसलिंग कंप्लीट होने वाली है, तो छात्र खुद ही अपने आप बता देता है कि अब वह जो आपने टाइम टेबल बताया था उसका पालन कर रहा है, उसकी चिंता का लेवल कम हो रहा है, और उसको अब ये फील हो रहा है कि वो अच्छे मार्क्स लेगा। तो इसका मतलब आपने अपना गोल अचीव कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद सत्र को हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं, और स्टूडेंट को ये बता देते हैं कि जब भी कभी उसे ज़रूरत हो वो फिर से हमारे पास आ सकता है। तो इस प्रकार हम काउंसलिंग को टर्मिनेट करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।